देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी साहिल केरनी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे आज के इस खास बुलेटिन की। लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ बड़ी खबरों पर जिन पर कि हम अगले 40 से 45 मिनट तक चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे एनडीए की, क्योंकि उनकी तरफ से एक इम्पॉर्टेंट बैठक है और पीएम मोदी का सम्मान भी इस बैठक में किया गया। उनकी अध्यक्षता में ही ये महत्वपूर्ण बैठक हुई है। फिर बात करेंगे चुनाव सुधार को लेकर। जिस तरह आज चुनाव सुधार पर चर्चा होगी लोकसभा के अंदर, वहीं वंदे मातरम पर भी चर्चा होगी और वो होगी राज्यसभा के अंदर, जहां पे राज्यसभा में इस चर्चा की, वंदे मातरम चर्चा की शुरुआत जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। और जहां पे चुनाव सुधार की बात आती है तो चुनाव सुधार पर जो चर्चा होगी लोकसभा में, उसकी शुरुआत 12 बजे सांसद राहुल गांधी करेंगे। बिल्कुल, इसी बीच बात की जाएगी इंडिगो एयरलाइंस को लेकर। अब इंडिगो की मुश्किलें अभी तक कम नहीं हो रही है। लोग जो हैं वो परेशानी से जूझ रहे हैं, आर्थिक नुकसान, समय का नुकसान और कई ऐसे नुकसान हैं जो लोगों को झेलने पड़ रहे हैं। लेकिन अब ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। क्या कुछ अपडेट है वो भी आपको बताएंगे। बात करेंगे लखनऊ को लेकर, जहां पे लखनऊ में भी प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पर आ गया है। जहां पे आप बताएं, गोवा के अंदर जब अग्निकांड हुआ उसके मद्देनजर 25 लोगों की मृत्यु हुई है और अब प्रशासन ने लखनऊ के अंदर भी क्लब को चेक करना शुरू कर दिया है। उनके मापदंड जो चेक किए जा रहे हैं कि कहीं कोताही तो नहीं बरती जा रही। बिल्कुल, इसी बीच बात अंतर्राष्ट्रीय लेवल की खबर की भी करेंगे। बात जापान की होगी, जहां पर कि भूकंप के तीव्र झटके महसूस किए गए और 7.5 रिक्टर स्केल पर इसके मैग्नीट्यूड जो है वो आंका गया है। 5 किलोमीटर नीचे जमीन के अंदर इसका एपिसेंटर बताया जा रहा है। क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ नुकसान वहां पर हुआ है, वो भी आपको बताएंगे। तो चलिए अभी फिलहाल शुरुआत करेंगे इस खास प्रोग्राम की। सबसे पहले बात की जाएगी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि एनडीए की उस खास बैठक की जिसमें कि पीएम मोदी का सम्मान हुआ है। आपको बता दें कि एनडीए सांसदों ने पीएम मोदी का स्वागत किया और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। सम्मानित क्यों ना किया जाए, क्योंकि वो एट द एंड भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के मुख्य चेहरे हैं, एनडीए के मुख्य चेहरे हैं और भारत के प्राइम मिनिस्टर भी हैं। बिहार चुनाव में जीत के लिए पीएम का स्वागत किया गया। जिस दमखम के साथ बिहार के चुनाव एनडीए ने जीते हैं, नीतीश कुमार और बाकी के जो भी सहयोगी दल है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर जो नई सरकार बिहार में बनाई है, इन तमाम चीजों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुले दिल से स्वागत किया गया, अभिनंदन किया गया। छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, सभी आयु वर्ग के लोग यहाँ पर मौजूद थे और इस बैठक के अंदर लोगों द्वारा जो है और तमाम जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जो तमाम बड़े चेहरे हैं उनकी तरफ से स्वागत किया गया। उनकी तरफ से सांसदों को संबोधित भी किया जाएगा। अभी फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ पर उनका स्वागत भी लोगों की तरफ से किया गया। पूरा एनडीए लीडर्स की ओर से बिहार की जनता का आशीर्वाद और चुनाव में शानदार जीत के लिए अभिनंदन किया और विजय माला पहनाया गया है। फिर प्रधानमंत्री जी ने सारे एनडीए सांसदों को देश के लिए और अपने संसदीय क्षेत्र के लिए और राज्य के लिए क्या क्या करना है बहुत अच्छा गाइडलाइंस मार्गदर्शन दिया है। विशेष करके मैं एक विषय का उल्लेख करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी ने लोगों को जिंदगी को सुधारने के लिए रिफॉर्म्स पे। तो चलिए, हमने सुना कि किरण रिजिजू जो कि सांसद है भारतीय जनता पार्टी की, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया। फिलहाल इसी खबर पर हमारे साथ ताबिश कमाल ज्वाइन कर चुके हैं। इस हवाले से थोड़ी सी और जानकारी उनसे लेंगे। ताबिश, आपसे जानना चाहेंगे, एनडीए की मीटिंग हुई और ये तस्वीरें बेहद ज़्यादा खास और दिल खुश कर देने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि सभी लोगों की तरफ से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया और बिहार में जिस तरीके से बम्पर जीत हासिल हुई है एनडीए को, उसके चलते ये स्वागत किया गया। बिल्कुल, देखिए चूंकि वक्त भी ऐसा था कि जब बिहार विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार अभी फिलहाल सेशन लगा है और प्रधानमंत्री ने कल एनडीए के जो सांसद हैं बिहार के, जिसमें केंद्रीय मंत्री भी थे जो बिहार से सांसद हैं, उन सब से मुलाकात भी की। बिहार के विकास को लेकर के चर्चा की गई। बिहार का विकास में
किस तरह से केंद्र सरकार की सहभागिता रहेगी उसको लेकर के चर्चा की गई। जिन मुद्दों पर बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव लड़ा गया उन मुद्दों को लेकर के चर्चा की गई। कल प्रधानमंत्री ने सभी से मुलाकात की थी और वही दृश्य आज हमें देखने के लिए मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज एनडीए के जो सांसद हैं उन्होंने आज स्वागत किया। अगर आप देखेंगे तो जब प्रधानमंत्री का स्वागत हो रहा है तो बिहार के जो एनडीए के नेता हैं वो आपको फ्रंट लाइन में दिखाई देंगे। यानी कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज ये दिया गया है कि बिहार में जो जीत हुई है वो बहुत अहम भूमिका उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रही है और इसीलिए कहीं ना कहीं एनडीए के सांसदों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने आज एक बार फिर सांसदों को मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि बड़ी जीत मिली है तो बड़ी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। देखिए, मुझे याद है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी सांसदों के साथ मौजूद होते हैं तो वो 2-3 बहुत अहम बिंदु है जिन पर अक्सर बातचीत करते हैं। पहला तो ये है कि जनता ने आपको चुन करके यहाँ तक भेजा है तो जनता की जो मनोकामनाएं आपसे हैं या जो आपके इलाके के काम हैं वो ज़रूर पूरा करें, इसीलिए जनता आपके साथ दोबारा खड़ी हुई नजर आएगी। दूसरी बात प्रधानमंत्री ने यहाँ पर यह भी कही है कि जिस तरह से बड़ी जीत मिली है तो जिम्मेदारी बड़ी बढ़ जाती है और बिहार के इस जीत का असर कहीं ना कहीं नॉर्थ के राज्यों में हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। वहीं एसआईआर पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि किस तरह से अपनी बात संसद का जो सत्र है उसमें किस तरह से रखनी है। देखिए, एसआईआर प्रक्रिया की आज से राहुल गांधी शुरुआत करने वाले हैं। विपक्ष लगातार इस पर चर्चा करना चाह रहा था, मांग लगातार की जा रही थी। पहले हफ्ते लगातार हमने इस पर हंगामा देखा तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उस पर भी सांसदों को मंत्र दिया है कि किस तरह से सांसदों को अपनी बात संसद के पटल पर एसआईआर को लेकर के रखनी है। तो ये बहुत अहम विषय थे 2-3 जिस पर आज प्रधानमंत्री ने एनडीए के सांसदों से मुलाकात कर बातचीत की और अपनी तरफ से उनका अभिवादन और शुक्रिया अदा किया और साथ ही जो जिम्मेदारी है उसका एहसास भी आज प्रधानमंत्री ने सरकार और सांसदों को दिलाया है। जी ताबिश, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, जिस तरह ये बैठक हुई है तो क्या इसमें इंडिगो का जिक्र किया गया? क्या प्रधानमंत्री ने कोई आदेश या निर्देश जो हैं वो दिए हैं इंडिगो को लेकर? देखिए, जो बैठक हुई है वो एनडीए के सांसदों की खास तौर से बिहार और एसआईआर पर ही कहीं ना कहीं केंद्रित थी। अगर इंडिगो की बात कर ली जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ऐसी कोई शायद चर्चा नहीं हुई है क्योंकि ये सरकार से जुड़ा हुआ मुद्दा है। यहाँ जो बैठक हुई थी वो एनडीए के सांसद और पार्टी के नेताओं के साथ ये बैठक की गई थी। जहाँ तक इंडिगो की बात आपने की है तो खबर यह है कि 12 बजे राम मोहन नायडू जो एविएशन मिनिस्टर हैं आज वो इस पर जवाब दे सकते हैं। जो इंडिगो का मुद्दा विपक्ष लगातार उठा रहा है तो इसमें हो सकता है कि 12 बजे के करीब राम मोहन नायडू इस मुद्दे पर देश को जवाब दे, संसद के माध्यम से वो इस पर जवाब दे सकते हैं। ओके, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ताबिश तमाम जानकारी देने के लिए। इसी बीच हमने देखा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार चुनाव में बम्पर जीत हासिल करने पर सम्मान किया गया और तमाम भारतीय जनता पार्टी एनडीए के जितने भी सांसद, जितने भी बड़े चेहरे थे वो यहाँ पर इस टाइम मौजूद थे। इसी बीच आगे बढ़ेंगे जहाँ पर पार्लियामेंट सेशन लगातार जारी है। शीतकालीन सत्र में चर्चा का दौर गर्म नजर आ रहा है। कल हमने देखा किस तरीके से वंदे मातरम पर चर्चा हुई और चुनाव सुधार पर भी आज चर्चा देखने को मिलेगी। एसआईआर का वो खास मुद्दा है जिस पर कि आज तमाम सांसदों की तरफ से चर्चाएं देखने को मिलेंगी। उम्मीद यही है कि चर्चा ही हो, बहस ना हो, हंगामा ना हो, जिसके चलते कि वक्त की बर्बादी, राजस्व की बर्बादी और ये तमाम चीजें देखने को मिलती हैं। फिलहाल लोकसभा में 12 बजे चुनाव सुधार पर चर्चा शुरू होगी और ये चर्चा शुरू की जाएगी लीडर ऑफ अपोजिशन कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी की तरफ से। 12 बजे का ये समय निर्धारित है और राज्यसभा में 1 बजे वंदे मातरम पर चर्चा होगी, लेकिन सभी की नजरें आज लोकसभा पर रहने वाली है। 12 बजे के करीब एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी एसआईआर के मुद्दे को लेकर चर्चा शुरू करेंगे। बिल्कुल, लोकसभा में कल यहाँ राष्ट्रीय वंदे मातरम पर चर्चा हुई थी तो वहीं आज चुनाव सुधार को लेकर चर्चा की जाएगी। चर्चा की शुरुआत 12 बजे की जाएगी। विपक्ष वोट चोरी, बीएलओ की मौतों का मुद्दा उठाएगा और राहुल गांधी भी हिस्सा लेंगे और इस चर्चा की शुरुआत जो है वो खुद राहुल गांधी वहां पर करते हुए नजर आएंगे। शीतकालीन सत्र के 7वें दिन मंगलवार को लोकसभा चुनाव सुधारों पर चर्चा होगी। इसके लिए 10 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। इस बहस में कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी समेत 10 नेता हिस्सा लेंगे। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल 10 दिसंबर को इसका जवाब भी देंगे। बहस के दौरान एसआईआर प्रक्रिया में वोट चोरी के आरोप, चुनाव आयोग की निष्पक्षता और व्यापक चुनाव सुधार पर खास फोकस रहेगा।
विपक्ष लगातार एसआईआर को लेकर सरकार पर हमलावर है। शहर के काम में लगे बीएलओ की मौतों का मुद्दा भी उठ सकता है। आरोप है कि अधिक दबाव के कारण बीएलओ खुदकुशी कर रहे हैं या उनकी मौत हो रही है। एसआईआर कब हुआ है? 1952, 1957, 1961, 1965, 1966, 1983, 1987, 1992, 1993, 1995, 2002 और उसके बाद 2003 और उसके बाद अब 2025 जब एसआईआर हो रहा है। 12 राज्यों में ऐसा चल रहा है। एसआईआर पर विपक्ष का विरोध क्यों? मतदान कटने का बना डर। तो बिल्कुल आपको बता दें कि एसआईआर पर विपक्ष का विरोध देखने को मिल रहा है, क्योंकि मतदान कटने का डर कहीं ना कहीं विपक्ष में देखने को मिल रहा है। और ये ग्राफिक्स के माध्यम से आपको जरा पूरा एसआईआर का मुद्दा क्या कुछ है वो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। समय सीमा और जल्दबाजी, ये विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि समय की सीमाएं जो है वो यहाँ पर लगाई जा रही हैं और बहुत जल्दबाजी हो रही है, क्योंकि बहुत सारे बीएलओस की मौत भी इस एसआईआर की प्रक्रिया में हुई है, जिसके चलते कि विपक्ष अब सरकार पर और ज्यादा हमलावर है। लेकिन विपक्ष को ये समझना होगा कि ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से ये तमाम चीजें जो हैं वो करवाई जा रही हैं। अब एक और यहाँ पर रीजन है जिसकी वजह से कि विपक्ष जो है सरकार पर हमलावर है, इसका विरोध कर रही है, वो है पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी और प्रक्रिया पर संदेह। उन्हें कहीं ना कहीं इस प्रक्रिया पर संदेह है। वहीं पर डॉक्यूमेंटेशन शर्तों से वंचना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, कारण है, जिसके चलते कि विपक्ष लगातार जो एसआईआर का मुद्दा है उसका विरोध कर रही है। आज फिलहाल एसआईआर पर चर्चा होगी। संभावित राजनीतिक उद्देश्य, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है, जिसके चलते कि विपक्ष लगातार हमलावर है और विपक्ष लगातार एसआईआर की इस प्रक्रिया का विरोध जो है वो देखने को मिल रहा है। सांसद से लेकर सोशल मीडिया, सड़कों तक तमाम ये चीजें हैं। एसआईआर जरूरी क्यों है, ये तमाम ऑडियंस के लिए समझना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब जरा आपको समझाएंगे। इमिग्रेशन, वोटर हटाना और कुछ ऐसे वोटर्स हैं जिनका कि निधन हो चुका है, उनका भी नाम अभी भी वोटर लिस्ट में कहीं ना कहीं रखा हुआ है, अभी भी कहीं ना कहीं वो संशोधन नहीं हो पाया है, चेंज नहीं आया है, जिसके चलते एसआईआर की प्रक्रिया जब होगी तो ये तमाम चीजें जो है वो देखने को मिलेंगी, चीजें साफ हो जाएंगी। तो ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से ये निर्देश दिए गए हैं कि 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया हो, जिसके चलते कि दंगे फसाद भी देखने को मिले, मौत भी हुई है, लेकिन फिर भी ये प्रक्रिया अभी भी फिलहाल जारी है। और एसआईआर ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि डुप्लीकेट वोटर्स को हटाना अनिवार्य है। जो डुप्लीकेट वोटर्स हैं, जो बाहर से आए लोग हैं, जिनका कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड कुछ गलत तरीकों से बना है, उन्हें भी हटाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो नए मतदाता है, जो लोग अभी 18 वर्ष की आयु तक पहुंच रहे हैं, जो नए वोटर्स हैं, उनका नाम ऐड ऑन करना, उनका नाम जोड़ना इस सूची के अंदर वो भी अनिवार्य है, जिसके चलते कि एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो ज़रूरी हो जाती है। एसआईआर जरूरी क्यों है? डोर टू डोर वेरिफिकेशन वो कराना बहुत जरूरी, जिससे कि ये प्रक्रिया पारदर्शिता दर्शा सके। डोर टू डोर वेरिफिकेशन, चुनाव से पहले सूची स्पष्ट हो, ताकि जो मतदाता भारत का रहने वाला नहीं है वो मतदान नहीं कर पाए, या फिर इसका मत एक जगह बना हुआ है, दूसरी जगह से भी बनता है तो उसको कैंसिल किया जाए। आदर्श मतदाता सूची बनाना काफ़ी अहम हो जाता है। चुनावों से पहले एक सही सूची जो है तैयार की जाए, जो पात्र मतदाता है वही मतदान जो है वो कर सके। हर व्यक्ति को वोट का हक है, इसलिए अपात्र व्यक्ति जो है वो वोट ना कर पाए, और जो व्यक्ति भारत का रहने वाला है तो वो वोट करे, क्योंकि वो उसका हक है। अवैध वोटर्स की वेरिफिकेशन जो है वो की जाए, ताकि उनको सूची से हटाया जा सके और जो पात्र वोटर्स हैं उनको जोड़ा जा सके। लोकसभा में इलेक्शन रिफॉर्म्स पे डिस्कशन शुरू होंगे और राज्यसभा में वंदे मातरम का 150 साल होने पर विशेष चर्चा शुरू होगी। वंदे मातरम का डिस्कशन राज्यसभा में आज गृह मंत्री अमित शाह जी शुरू करेंगे और 2 दिन का
ये डिस्कशन चलने वाले हैं। लोकसभा में इलेक्शन रिफॉर्म्स को लेकर के चर्चा आज शुरू होंगे। आज समाप्त नहीं कर पाता है तो कल तक 2 दिन तक चर्चा होने का संभावना है। विपक्ष से भी बोलेंगे और सरकार बहुत अच्छी तरह से जो भ्रम खड़ा किया है उसको भी साफ करने का मौका मिलेगा। और जनता ने जो विश्वास देते हैं, विश्वास के साथ साथ जनता डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करते हैं, चुनाव प्रक्रिया में योगदान करते हैं, अपना मत देते हैं, उसको गलत नैरेटिव दे करके बहकावे में कोई ना आए, इसके लिए भी साफ अपना रुख रखने का मौका मिलेगा। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, वैसे वंदे मातरम का चर्चा लोकसभा में हो गया, राज्यसभा में तो होंगे। विपक्ष के कुछ लोगों ने कहा कि वंदे मातरम चुनाव की दृष्टि से, बंगाल में चुनाव है इसलिए करा रहे हैं, ये कितना गलत बात है। 150 साल अभी हुए हैं 7 नवंबर को, तो 150 साल का डेट हम तय नहीं करते हैं। जन्मदिन क्या आप एडवांस में मनाते हैं क्या? वंदे मातरम 150 साल अभी हुए हैं तो अभी चर्चा हुए हैं, उसको भी कहते हैं कि चुनाव के लिए लाया गया है। ये इतना महान हमारे जो भी हमारे स्वतंत्र सेनानी लोगों ने जो भी काम करके गया है उसका डेट हम तय नहीं करते हैं, हम उसको मनाते हैं। ये मैं साफ करना चाहता हूँ। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था सांसद की तरफ से, क्या कुछ कहा गया। फिलहाल आज का दिन बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जहां पर एसआईआर को लेकर चर्चाएं लोकसभा में देखने को मिलेंगी और वहीं पर दूसरी तरफ राज्यसभा में भी 1 बजे ये चर्चाएं शुरू हो जाएंगी। इसी बीच आपको उत्तराखंड के देहरादून ले चलेंगे, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी एक कार्यक्रम में पहुंचे हैं, संबोधित कर रहे हैं। जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। बीमारियों को दूर करने के साथ साथ चिकित्सा जगत में नए शोध करेंगे, नए अनुसंधान करेंगे। साथ ही चिकित्सा क्षेत्र में केवल जो चिकित्सकीय ज्ञान है वही पर्याप्त नहीं होता है, बल्कि इसके साथ साथ व्यवहार, सहानुभूति, धैर्य, करुणा और सेवा भाव, इसकी भावना भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से आज के इस अवसर पर यह आग्रह करता हूं कि आप लोग आने वाले समय में अपने छात्रों को जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ साथ उनके भीतर संवेदनशीलता, सहानुभूति और सेवा का भाव उनके हर एक कार्य व्यवहार में आ जाए, इस प्रकार की भावना को भी विकसित करने का कार्य आप सबके माध्यम से होना चाहिए, जिससे आपके द्वारा शिक्षित, प्रशिक्षित जो चिकित्सक हैं वो न केवल एक कुशल और दक्ष चिकित्सक ही बनेंगे, बल्कि आने वाले समय में समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को, अपने उत्तरदायित्वों को भली भांति पूरा करें, ईमानदारी से उनको निभाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में आप सभी लोग पूरी निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण के साथ, पूरी संवेदनशीलता के साथ, पूरे उत्तरदायित्व के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे और प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं जो अच्छा बनाना हम सबके लिए बहुत चुनौती है। सभी, चाहे मैं हूं शिक्षा, चाहे चिकित्सा मंत्री जी हैं, सचिव साहब हैं, हमारे सारे प्राचार्यगण हैं, अधिकारीगण हैं, आप सब लोग हैं, हम सब लोग एक ही तराजू पर बैठे हैं और हम सभी का दायित्व है कि इस तराजू को ठीक प्रकार से बैलेंस करें। उसमें हम सबका सामूहिक उत्तरदायित्व भी है। और क्योंकि राज्य के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं हमारे लिए अच्छा बनाना सच में एक बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है। कहने से करना बड़ा कठिन काम होता है, लेकिन हम सब लोग करने पर विश्वास करते हैं और अच्छा करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। उसमें आप सबकी सहभागिता जुड़ जाएगी आज के बाद, तो मैं समझता हूँ कि गाड़ी जो धीरे धीरे चल रही है ये और तेज रफ्तार पकड़ेगी
तेजी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो हमें आयाम प्राप्त करने हैं, जो हमें लक्ष्य प्राप्त करने हैं, जन जन तक हमारी चिकित्सा पहुंचे, हमारा स्वास्थ्य विभाग पहुंचे, उसके लिए हमारे प्रयासों को गति मिलेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में साथियों, हमारी सरकार राज्य को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए, उनके सुदृढ़ीकरण के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। हमारा प्रयास है कि राज्य के प्रत्येक नागरिक को अच्छी चिकित्सा सुविधाएं गुणवत्ता के साथ सस्ती दरों पर उपलब्ध हों, उनके लिए कठिनाई उनको चिकित्सा मिलने में न हो। इसी क्रम में हमने आयुष्मान योजना के अंतर्गत करीब अभी तक 61 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड वितरित किए हैं, जिसके माध्यम से प्रदेश के लगभग 17 लाख से अधिक मरीजों को 3300 करोड़ रुपए से भी अधिक का कैशलेस उपचार का अभी तक लाभ प्राप्त हो चुका है। इसके अलावा हम राज्य के प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित कर रहे हैं, जिससे हमारे सुदूरवर्ती क्षेत्र के लोगों को उनके जिले में ही आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं सहज रूप से उपलब्ध हो सके, उनको वहीं पर इलाज मिल सके। इनमें से 5 मेडिकल कॉलेज पहले से ही संचालित किए जा चुके हैं, जबकि 2 और मेडिकल कॉलेजों का निर्माण कार्य प्रगति पर है, अभी स्वास्थ्य मंत्री जी ने बताया। इतना ही नहीं, हम देहरादून, हल्द्वानी और श्रीनगर मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशलिटी विभाग भी स्थापित किए गए हैं, जहां कार्डियोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, यूरोलॉजी जैसी आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही हल्द्वानी में राज्य के प्रथम आधुनिक कैंसर संस्थान का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। इसके साथ साथ हम हेली एम्बुलेंस सेवा भी प्रारंभ कर चुके हैं, जो आपातकालीन परिस्थितियों में सुदूरवर्ती क्षेत्रों के लिए जीवन रक्षक साबित हो रही है। अनेक गर्भवती माताओं के लिए भी उस कठिन समय में बहुत उन्होंने सहायता का काम हेली एम्बुलेंस सेवा ने किया है उनके लिए। इसके अतिरिक्त राज्य में निःशुल्क जांच योजना के अंतर्गत मरीजों को पैथोलॉजिकल जांचों की निःशुल्क सुविधा भी प्रदान की जा रही है। हमारी सरकार द्वारा जहां एक और जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का आधुनिकीकरण करके बेहतर सुविधाओं से युक्त किया जा रहा है, वहीं दूर दराज के इलाकों में टेलीमेडिसिन सेवा के माध्यम से भी विशेषज्ञ डॉक्टरों का परामर्श सुविधा भी प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। हम अपने सभी सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए भी निरंतर प्रयासरत हैं। आज जहां 142 असिस्टेंट प्रोफेसरों को नियुक्ति पत्र प्रदान हो रहे हैं, वहीं 356। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात उस मुद्दे को लेकर करेंगे जो कि पिछले कई हफ्तों से लगातार गर्मा रहा है। वो है इंडिगो एयरलाइंस को लेकर, जो कि लगातार इस टाइम सुर्खियों में है और लोगों को बेहद ज़्यादा दिक्कतें पेश आई। आपको बता दें कि इंडिगो पर डीजीसीए का बड़ा फैसला आया है। इंडिगो की फ्लाइट्स में अब कटौती होगी, ये सरकार का बड़ा यहाँ पर ऐलान है और उड़ानों में 5% की कटौती की जाएगी। ये जो यहाँ पर इसकी पेमेंट थी या फिर जो इसका शुल्क देना पड़ता था, उसमें कटौती की बात हो रही है। आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर डीजीसीए का ये बड़ा फैसला कहीं ना कहीं लोगों के लिए राहत ज़रूर है, लेकिन जिस तरीके का नुकसान लोगों को हुआ है वो बहुत बड़ा है। चाहे आर्थिक नुकसान हो, चाहे लोगों के समय का नुकसान हो, लोग कई दिन एयरपोर्ट पर फंसे रहे, लोगों के पास खाने पीने की चीज़ें नहीं थी। फिलहाल अभी आपको बता दें कि आज भी कई फ्लाइट्स रद्द हुई हैं। चेन्नई एयरपोर्ट पर भी आज 41 से ज़्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई है। आप सोचिए, अगर एक एयरपोर्ट पर 41 से ज़्यादा फ्लाइटें कैंसिल हो रही है, पूरे भारतवर्ष की क्या कुछ स्थिति होगी, इसका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। और इन फ्लाइट्स के अंदर कितने यात्री, कितने 100, कितने हज़ार यात्री सवार होने वाले हैं, उन्हें कितनी असुविधा होगी, उसके लिए कौन जिम्मेवार है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क अराइज हो रहा है। बिल्कुल, आपको बता दें कि सरकार ने इंडिगो पर कड़ी कार्रवाई करते हुए एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने इंडिगो की डेली फ्लाइट्स में 5% की कटौती की है। ये कंपनी की रोजाना 2300 यानी 2300 फ्लाइट्स ऑपरेट करती है। इसका मतलब है कि इंडिगो की 115 फ्लाइट्स को कम कर दिया गया है। एक बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है सीख देने के लिए, जहां पर एक सरकार की तरफ से इंडिगो पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 5% की कटौती की गई है,
कि फ्लाइट्स में, डेली फ्लाइट्स में, क्योंकि ये कंपनी रोजाना 2300 फ्लाइट्स ऑपरेट करती थी। इसका मतलब ये है कि इंडिगो की 115 फ्लाइट्स को कम कर दिया गया है। कहीं ना कहीं इंडिगो को भी इससे नुकसान होगा। और वहीं पर बात इंडिगो को लेकर जिस तरह से पूरे देश के अंदर क्योस पैदा हुआ है, उसमें इंडिगो एयरलाइंस की वजह से हवाई अड्डों पर यात्रियों को भारी दिक्कतें हो रही हैं। इसके मद्देनजर नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक बड़ा कदम उठाया है। मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी, डायरेक्टर और ज्वाइंट सेक्रेटरी जैसे बड़े अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि वे जल्द ही देश के बड़े हवाई अड्डों पर जाकर जमीनी हकीकत का जायजा लें। ये अधिकारी मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, पुणे, गुवाहाटी, गोवा और तिरुवनंतपुरम जैसे हवाई अड्डों का दौरा करेंगे। इसका मकसद ये समझना है कि यात्रियों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हरकत में सरकार आई तो है, पर अब देखना होगा कब तक सहूलियत जो है पूरे तरह से मिलती है लोगों को, क्योंकि जिस तरह से ये क्योस पैदा हुआ पूरे देश के अंदर इंडिगो की वजह से, तो काफी दिक्कतों का सामना जो है वो यात्रियों को करना पड़ा है इस दौरान। आपको बता दें कि अराइवल कैंसिलेशन मूवमेंट्स, ये जो आप देख रहे हैं अभी फिलहाल, ये तमाम वो लिस्ट है, ये सूची जो है वो यहाँ पर सामने आई, जिसमें कि बहुत सारी जो फ्लाइट्स है वो कैंसिल हुई। आज 9 दिसंबर है और पिछले कई दिनों से लोगों को दिक्कतें पेश आ रही हैं। आप ये सूची देखिए, एक के बाद एक और दूसरी के बाद तीसरी, कई फ्लाइट्स इसके अंदर शामिल हैं और ये सभी फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। और इन फ्लाइट्स के अंदर कितने यात्री बैठने वाले थे वो कितना चिंताजनक है। साथ हमारे संवाददाता संदीप ज्वाइन कर चुके हैं इस हवाले से और जानकारी देने के लिए। संदीप, आपसे जानना चाहूंगी, अभी फिलहाल फरीदाबाद या पूरे ज्वाइनिंग एरियाज जो भी वहां पर एयरपोर्ट्स फॉल करते हैं, उनकी क्या कुछ सिचुएशन है? यात्री हैं वो बहुत ज्यादा परेशान है। ऐसे में जो सफर करके जो लौटे हैं, कुछ यात्रियों से बातचीत करने का जरूर प्रयास किया गया था, जिसमें कहा गया कैसे जो है घंटों इंतजार करना पड़ा, एक के बाद एक जो है जो फ्लाइट थी वो कैंसिल हो रही थी। लेकिन अब सरकार इस पर जो है कार्रवाई करने की बात कर रही है। कल भी जो है लोकसभा में जो है उड़ान मंत्री की ओर से बयान सामने आया, उसमें सीधे तौर पर कहा गया कि एक ऐसा एक कार्रवाई इसमें की जाएगी कि जिसको याद रखा जाए, यानी कि सीधे तौर पर एक बड़ा फैसला सरकार लेने वाली है। और जो है इंडिगो पर एक इस तरह का जो है कार्रवाई होगी जिसके बाद कभी इस तरह का कोई फैसला कोई भी फ्लाइट कंपनियां नहीं ले पाएंगी, जिस तरह की स्थिति इस दौरान इंडिगो के सामने जो है आ खड़ी हुई है। हालांकि अब सरकार इंडिगो से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अन्य फ्लाइट कंपनियों को देना चाहती है, जिसमें कई ऐसे स्टॉलें होंगी, चाहे अन्य फ्लाइटों की संख्या कम करने के साथ साथ दूसरी कंपनियों को जो है फ्लाइटों का समय बढ़ाने या अन्य उनकी जगह देने की काम किया जाएगा। हालांकि हालात कब तक सुधर पाएंगे, कैसे सामान्य हो पाएंगे, ये बहुत मुश्किल है कह पाना। लेकिन हाँ, जिस तरह से फ्लाइटों की कीमत बढ़ाई गई है, फ्लाइटों को कम किया गया है, ये कहीं ना कहीं इससे पहले जब इन कंपनियों को पता था कि इस तरह की स्थिति होगी, तो इससे पहले आखिर क्यों जो है जो यात्रा करने वाले जो लोग थे उनको इस बारे में क्यों जानकारी नहीं दी गई थी, या इससे पहले इन चीजों को समय रहते ठीक किया जा सकता था। इसी पर अब कहीं ना कहीं जांच आगे बढ़ेगी और उसी पर जांच सरकार को बैठानी होगी, क्योंकि एकदम से फ्लाइटों को कैंसिल करना ये कहीं ना कहीं जो सफर करने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत गंभीर विषय बना हुआ था। यहाँ तक अभी हम सिर्फ फ्लाइटों का जिक्र कर रहे हैं कि कैसे फ्लाइटें कैंसिल हो रही हैं, लेकिन अगर हम जो है उन लोगों से पूछेंगे जिन लोगों पर ये जो बीत रही है, वो समझिए किसी को हॉस्पिटल जाना था, तो किसी परिवार वाले से मिलने जाना था, बहुत ज्यादा कोई इमरजेंसी जैसे हालात जो किसी के साथ घटे हुए थे, तो बहुत ज्यादा परेशान है, कई कई दिनों तक जो है वो परेशान रहे। हालांकि अब वो दूसरे साधनों के जरिए दूसरे लोकेशन तक पहुंचना शुरू किया है, लेकिन कई कई घंटों तक जो है परेशान होना, जिसकी जिम्मेदारी सीधे तौर पर इंडिगो को जो है लेनी पड़ रही है। और ऐसे में सरकार अगर कार्रवाई करती है तो एक बहुत बड़ी कार्रवाई कहीं ना कहीं होगी। संदीप, मैं ये बात भी समझूंगा आपसे कि जिस तरह से कार्रवाई अमल में लाई गई सरकार द्वारा, देर से लाई गई पर लाई गई, जहां पर 5% की कटौती की गई उनकी फ्लाइट्स रोटेशन के अंदर, जो कि तकरीबन एक दिन में 2300 थी, उसको कम किया गया, 115 फ्लाइट्स जो हैं वो कम होंगी पर डे। तो ये नुकसान इंडिगो को झेलना पड़ सकता है। पर उन सब के बीच में जहां पे अभी क्योस पूरे भारत के अंदर पैदा हुआ है और अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना, अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए लोगों को
भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। उन सब के बीच में 115 फ्लाइट्स अगर बहुत कम की जाती हैं तो ये एक और प्रॉब्लम जो क्रिएट करेगा। जब तक आप इसका कोई विकल्प नहीं ढूंढते हैं तब तक आप 115 फ्लाइट्स और बंद कर देंगे। अभी सुचारू रूप से वैसे भी एयरलाइंस चल नहीं रही है, तो कितनी बड़ी मुश्किल और खड़ी हो सकती है। देखिए बिल्कुल, अगर सरकार जिस तरह से फैसले ले रही है, जिस तरह से डीएजीसी फैसला ले रही है, उसके सीधे तौर पर यही देखने वाली बात है कि इंडिगो की अगर फ्लाइटें कम की जाती हैं तो फिर अन्य कंपनियों को जो है इसकी जिम्मेदारी दी जाएगी। हालांकि उनमें अभी बहुत ज्यादा शिकायतें कम है। वैसे में इंडिगो सबसे ज्यादा जो है फ्लाइटों को जो है उड़ाने का काम करती है, उस पर सबसे ज्यादा जो है यात्री सफर करते हैं उनकी फ्लाइटों में। लेकिन अगर उससे जो है फ्लाइटों को कम कर दिया जाता है, दूसरी अन्य कंपनियों को इस तरह की चीजों को दिया जाता है, लेकिन उनके भी हालात जो है ज्यादा अच्छे जो है नजर नहीं आ रहे हैं। उनकी फ्लाइटों में भी लगातार जो है किराया बढ़ाया जा रहा है, उनकी फ्लाइटें भी जो है डिले होती जा रही है, क्योंकि अगर एक फ्लाइट से लोड होकर कम होकर दूसरी फ्लाइटों को जो है उस पर लोड बढ़ता है तो फिर ऐसी स्थिति वहां पर भी नजर आएगी। क्योंकि जो नए नियम है उसमें सीधे तौर पर सभी को जो है इन नियमों का मानना होगा। फ्लाइटों को जिस तरह से घंटों के हिसाब से जो पायलट हैं उनको अगर कम फ्लाइटें उड़ाने की बात कही जाएगी या कम उनका जो ड्यूटी टाइम है उसको कम किया जाएगा, तो फिर ये सब पर लोड आएगा। इसमें अब जरूरत है जल्द से जल्द नए जो पायलट हैं उनकी नियुक्ति की जाए और नई फ्लाइटों को फिर से जो है उड़ाने के लिए सक्षम तैयारियां हो। तो ये एक समय जो है इसमें जो लगने वाला है वही लगेगा, क्योंकि प्रक्रिया एक लंबी है। ज्वाइनिंग की जाएगी बहुत सारे पायलटों की, नए जो पायलट जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे जॉब के लिए उनको भी नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो ये सारी चीजें जो है धीरे धीरे धरातल पर उतरेंगी, लेकिन कितना समय लगेगा ये कह पाना बहुत मुश्किल होगा। सरकार जरूर इंडिगो की फ्लाइटों को कम करके दूसरी फ्लाइटों को लाना चाहती है, लेकिन उन फ्लाइटों के साथ भी यही समस्या होगी कि उनके ठीक पास है। पायलटों की पूरी संख्या नहीं है। और जी जो कानून लाए गए हैं उसमें सीधे तौर पर पायलट जिस तरह से अब तक प्रेशर झेल रहे थे, हम्म। जिनको रात भर उनको फ्लाइटें उड़ाने आने की जो फ्लाइटें अब दो अब ये नाइट डे घंटे यानी जो कि है एक वो फ्लाइट कम को सिर्फ कर दो। दिए गए हैं और एक हफ्ते के अंदर 2 दिन इन पायलट्स को छुट्टी मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप तमाम जानकारी देने के लिए। अब उम्मीद यही है कि अब जो नए फैसले सरकार की तरफ से लिए जाएंगे उसकी वजह से जो लोगों की दिक्कतें, लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ रही है, उसमें थोड़ी सी कटौती हो, वो थोड़ी सी कम हो जाए। अब जरा बात उत्तर प्रदेश की करेंगे, जहां पर अवैध घुसपैठियों को लेकर योगी सरकार की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है। पहले रोहिंग्याज और बांग्लादेशियों को लेकर कार्रवाई हुई और अब सफाई कर्मियों की जांच में पुलिस जुट चुकी है। आपको ये भी बता दें कि 17 नगर निगमों की सफाई कर्मियों की जुटाई, यहाँ पर जो जानकारी है वो जुटाई जा रही है। कई सफाई कर्मी अभी फिलहाल लापता चल रहे हैं, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि जो लोग अवैध तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर रह रहे थे अभी फिलहाल वो गायब हो चुके हैं। अब वो गायब हुए तो हुए कहाँ, ये देखना बहुत ज़्यादा अनिवार्य होगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। फिलहाल सीएम योगी के आदेश के बाद कार्रवाई अमल में लाई गई। लगातार रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में गश्त और बढ़ा दी गई है। अभी फिलहाल सिर्फ 17 ऐसे नगर निगम के इलाके हैं जहां पर सफाई कर्मियों की जो जानकारी है जुटाई जा रही है। बाकी के इलाकों की भी बहुत जल्द कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जब यहाँ पर चीजें क्लैरिफाई हो जाएंगी, आगे की जानकारी भी जुटाने में लगातार पुलिस काम करेगी। जी बिल्कुल। यूपी में अवैध घुसपैठियों को लेकर कार्रवाई, सफाई कर्मियों की जांच में जुटी पुलिस। 17 नगर निगमों के सफाई कर्मियों की जुटाई जा रही जानकारी। कई सफाई कर्मी चल रहे लापता। सूत्रों के हवाले से खबर, सीएम योगी के आदेश के बाद कार्रवाई तेजी लाई गई है। एसआईटी की प्रक्रिया जो है यूपी में चल रही है और वहीं पे आपको बताएं कि यूपी में अवैध घुसपैठियों को लेकर कार्रवाई जो है वो की गई है। तो बिल्कुल आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार अवैध घुसपैठियों को लेकर कार्रवाई तेज हो चुकी है। अभी फिलहाल हमारे साथ हमारे संवाददाता उमेश मिश्रा ज्वाइन कर चुके हैं लखनऊ से। उनसे जानेंगे अभी फिलहाल कौन कौन से 17 नगर निगम है। उमेश, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार एक्शन में नजर आ रही है। पहले बांग्लादेशियों को लेकर और रोहिंग्यास को लेकर, और अब सफाई कर्मचारियों की भी यहाँ पर जांच की जा रही है कि वो अगर रह रहे हैं तो वो कहाँ से आए हैं और यहाँ पर किस मंशा से रह रहे हैं। पूरी जानकारी क्या है वो बताइएगा। देखिए सिपन, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ कहीं न कहीं अभियान चलाकर उनके ऊपर कार्रवाई करने की बात कही गई है। और खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर जो उत्तर प्रदेश के 17 नगर निगम है वहां पर निर्देश दिया है। साथ ही साथ लगातार कहीं न कहीं आप देखिए महानगरों के जो मेयर हैं वो अभियान चलाकर उनको चिन्हित कर रहे थे। लेकिन इसी बीच आप देखिए कि तमाम जो सफाई कर्मी थे नगर निगम में और जो अवैध
घुसपैठिए थे वो कहीं ना कहीं लापता हो गए हैं, वो गायब हो गए हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जो अधिकारी कह रहे हैं कि वो लगातार कहीं ना कहीं कार्रवाई के जज्बे ला रहे हैं। ऐसे लोगों को जो अवैध तरीके से उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, जिनके पास वैधानिक कोई प्रमाण पत्र नहीं है, तो ऐसे लोगों को लगातार कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अलग अलग अगर जनपदों की बात करें, वहां पर भी अभियान चल रहा है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि आखिर इतनी संख्या में ये लोग जब इकट्ठा हो गए हैं तो इनको कैसे चिन्हीकरण किया जाए। लगातार कहीं ना कहीं तमाम ऐसे दस्तावेज हैं जो वो बनवा चुके हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात। जी उमेश बताइएगा, कंटिन्यू करिए। देखिए बिल्कुल सिपोन लगातार कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक अमला है उनके लिए सिरदर्द जरूर है। लेकिन अब सरकार अगर ये कह रही कि अभियान चलाकर इनको पहचान किया जाएगा, तो लगातार आप देखिए कि एसआईआर के माध्यम से मतदाता पुनरीक्षण जो सूची बन रही है, उसमें भी लगातार कहीं ना कहीं जो घुसपैठिए थे उनको चिन्हीकरण किया गया है। लगातार जो दो दो जगह मतदाता थे, पहचान पत्र का उपयोग करते थे गलत तरीके से, ऐसे लोगों को लगातार कहीं ना कहीं कार्रवाई जद में लाया जा रहा है। और सबसे बड़ी उमेश, बात आप डिटेंशन देखिए सेंटर्स बनाने की बातें भी यहाँ पर उठती नजर आई। अभी फिलहाल उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? क्या डिटेंशन सेंटर्स बनाए गए हैं या फिर कुछ लोगों को उसके अंदर रखा गया है अभी फिलहाल? देखिए बिल्कुल अभी उत्तर प्रदेश में कोई भी ऐसा सेंटर नहीं बनाया गया, लेकिन उसके लिए अधिकारी ये इस बात को लेकर कह रहे हैं कि उसकी जगह को वहां पर देख लिया गया है कि जहां पर इन लोगों को चिन्हित करके एक जगह इकट्ठा करना उस सेंटर पर, जहां पर फिर जो अग्रिम कार्रवाई होगी वैधानिक वो उनके ऊपर की जाएगी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार सबसे पहले जो काम हो रहा है, जो उत्तर प्रदेश की सरकार और सरकार की मशीनरी कर रही है, वो ये कर रही है कि जो अवैध तरीके से है उनको पहले पहचान किया जाए, उनको चिन्हीकरण किया जाए। और जब उनकी पहचान हो जाएगी तो कहीं ना कहीं उनको एक ऐसे स्थान पर रखा जाएगा ताकि आने वाले समय में उनके ऊपर जो प्रभावी कार्रवाई है वो किया जा सके। ओके, ठीक है उमेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि नक्सली जो है वो वापस मुख्य धारा में लौट रहे हैं। तो ये अच्छी खबर, छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में नक्सलियों का सरेंडर आज एक बार फिर से। 12 इनामी ऐसे नक्सली थे जिन्होंने कि आज एक बार फिर से सरेंडर किया है। 2,95,00,000 रुपए के इनामी जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और ये तमाम नक्सली मुख्यधारा में लौट चुके हैं। मार्च 2026 का जो एक टारगेट सेट किया गया है केंद्र सरकार का, वो टारगेट जो है वो अब पूरा होता नजर आ रहा है। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से खुद एक इंटरव्यू में बयान दिया गया और अब वो बयान कहीं ना कहीं धरातल पर कैसे सही किया जाए, कैसे ये इम्प्लीमेंटेशन इन तमाम चीज़ों की हो, ये तमाम चीज़ें जो है वो देखने को मिल रही हैं। अभी फिलहाल आज बहुत सारे ऐसे इनामी नक्सली थे जिन्होंने कि मुख्य धारा में वो वापस लौटे हैं, उन्हें राहत राशि भी दी जाएगी और उसी के साथ साथ रामधर पर 1.05 करोड़ यानी कि 1,05,00,000 रुपए का इनाम जो था और 4 डिविजनल कमेटी के मेंबर्स भी इसके अंदर शामिल थे। 2 एरिया कमेटी सदस्यों पर 14 लाख रुपए इनाम था। बिल्कुल, 4 पार्टी सदस्यों पर 6 लाख रुपए का इनाम था। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से सामने आई है जहां पर रामधर पर 1,05,00,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था, आज सरेंडर किया। 4 डिविजनल कमेटी सदस्यों पर 33 लाख रुपए का इनाम था। 2 एरिया कमेटी सदस्यों पर 14 लाख रुपए का, कुल मिलाकर 2,95,00,000 रुपए का इनाम जो था वो इन नक्सलियों के ऊपर था जिन्होंने सरेंडर किया है और मुख्य धारा में ये लौटे हैं। और इनको अब जिस तरह से 7 तस्वीरें आप देख रहे हैं, जब सरेंडर किया मुख्य धारा में ये लौटे हैं, आम जीवन जिएंगे आम इंसान की तरह। 2 एरिया कमेटी के शामिल थे, तो 4 पार्टी सदस्यों पर 6 लाख रुपए का इनाम था। तो चलिए फिलहाल न्यूज रूम लाइव में इतना ही। हम दोनों को दीजिए इजाजत, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।